हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक। अभी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने मन की बात की 129वीं कड़ी को संबोधित किया। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं, मन की बात जो प्रधानमंत्री हर माह करते हैं, इसमें पूरे माह का जो है सारांश रहता है। हर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है इसके तथ्यों को जानना, इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कहीं उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मंथली आप इसका अध्ययन कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको सुन लेते हैं या इसके नोट्स बना लेते हैं, तो आपको कई चीज़ों का जो है करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उन सब चीज़ों की आपको जो है जानकारी हो जाएगी। तो इसी का जो 129वीं कड़ी अभी 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, जो इस साल का 2025 का अंतिम भी है, लास्ट है 2025 का। तो उसी के जो इम्पोर्टेंट बातें थी, किस 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 चीज़ को कवर किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो उसको जो है हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की 129वीं कड़ी को संबोधित किया। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि साल 2025 समाप्त हो रहा है और इस साल में कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां रहीं जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ा। कई चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुई, कई चीज़ें आई, कई उपलब्धियां हासिल करी भारत में, कई चीज़ें चर्चा में रहीं, कुछ दुर्घटनाएं भी हुई जो चर्चा में रहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। भारत ने कई उपलब्धि हासिल की, कई जगहों पे वैश्विक स्तर पे अपना नाम दर्ज किया। उसी को लेकर बताया कि देश की सुरक्षा से लेकर खेल मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। सही बात है। जो देश की सिक्योरिटी से लेकर खेल मैदान में अपना परचम लहराया भारत ने। विज्ञान की जो प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते करते विश्व के मंच पर भी प्रयोग में जो है भारत अव्वल रहा। हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हम हर भारतीय को गर्व हुआ। 2025 में ऐसे कई मौके आए जब भारतीयों को बहुत गर्व का अनुभव हुआ। सबसे पहला तो ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया तथा लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने भाव व्यक्त किए। ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो किया गया, उसमें 9 ठिकानों पर जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया वायुसेना द्वारा, उसने हर भारत को गौरवान्वित किया। और क्या, भारत की सैन्य बल, सैन्य ताकत का पर्चा जो है पूरे विश्व में लहराया। यही जज्बा और कब हुआ, जब वंदे मातरम 7 नवंबर को, जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, तब भी यही जज्बा देखने को मिला। लोगों ने हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश सुझाव भेजकर इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हैशटैग वंदे मातरम 150 का एक मुहिम चला हुआ था। उसके तहत जो है लोगों ने अपने संदेश भेजे, सुझाव भेजे, ये जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए उस पर। इसके बाद प्रधानमंत्री ने खेल जगत का जिक्र करते हुए कहा कि खेल में भी 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियनशिप जीती सबसे पहले। उसके बाद महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम कर लिया। भारत की बेटियों ने वुमेन्स ब्लाइंड T20, जो ब्लाइंड T20 क्रिकेट थी, वो भी जीत ली, जीतकर पहली बार जो है जीतकर इतिहास रचा। पैरा एथलीट जो विश्व चैंपियनशिप हुई उसमें भी भारत ने कई पदक जीते। उसके बाद एशिया कप हुआ, उसमें भी भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इन सब चीज़ों में भारत ने खेल जगत में काफ़ी नाम कमाया। उसके बाद विज्ञान एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए, ISS गए, है ना, पहले भारतीय बन गए। पर्यावरण संरक्षण और वन जीवों की सुरक्षा की बात किया जाए तो इसमें भी 2025 में जो प्रयास किए गए वो काफ़ी अव्वल रहे। चीतों की संख्या भारत में 30 से ज़्यादा हो गई, जो बिल्कुल जीरो था वहाँ से 30 हो गया है भारत में अभी। 2025 की शुरुआत में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत की पहचान कौन, प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उसने जो है पूरी दुनिया को जो है, इतना बड़ा आयोजन हुआ, पूरी दुनिया इससे जो है चकित रही। साल के अंत में क्या हुआ, अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, स्वर्ण मंडित शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी भारतीयों को काफ़ी गर्व हुआ। इस वर्ष स्वदेशी को लेकर मेड इन इंडिया
मेड इन इंडिया को लेकर जो है, मेड इन इंडिया को लेकर जो है वोकल फॉर लोकल, दोनों को लेकर खूब उत्साह दिखाया लोगों ने। स्वदेशी खरीदारी ज़्यादा हुई सबसे ज़्यादा। इस सब के बीच कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आई, कई जगहों पे आई, बहुत सारे इलाकों में आई। नई दिल्ली में प्राकृतिक आपदाएं, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पे काफ़ी आपदाएं आई, है ना। वैष्णो देवी में काफ़ी आपदाएं आई। दिल्ली में बाढ़, यमुना का जो बाढ़ आ गया था उससे भी काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। हिमाचल में कई एनएच वगैरह जो है वो टूट गए और कई जो होटल वगैरह है सब नष्ट हो गए। काफ़ी कई दिनों तक वो आम जनजीवन जो है प्रभावित रहा, रोड कटे हुए रहे। पंजाब में इतनी बाढ़ आई, लोगों को अपना घर जो है, घर बार सब नष्ट हो गया लोगों का। खेती की अभी जो है खेती नहीं हो पा रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गाद आ गई है बाढ़ के साथ। तो काफ़ी सारी प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ी। विज्ञान के क्षेत्र की ओर इंडिकेट करते हुए हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से दुनिया प्रभावित हुई। विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत आगे जा रहा है। पिछली बार जिस तरह नेशन बिल्डिंग में युवाओं के योगदान संबंधी प्रथम विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, पिछले बार इसका आयोजन किया गया था, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया गया था। उसी तरह इस बार भी 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसी के दौरान इसके दूसरे संस्करण का आयोजन होगा, जो ये विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग है, इसका दूसरा सेकेंड एडिशन का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसमें क्या है, युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडिया शेयर करेंगे। इसमें जो यंग जनरेशन है वो इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे जितने इम्पोर्टेंट विषय हैं जिससे देश विकसित होता है, देश आगे बढ़ता है, उन सब के से रिलेटेड आइडियाज जो हैं वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। इससे ही संबंधित एक क्विज कंपटीशन का आयोजन हुआ था, उसमें 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिसमें तमिलनाडु पहला स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पर रहा। इसके बाद युवाओं को अपनी योग्यता एवं रुचि के आधार पर टैलेंट दिखाने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जाता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन यह ऐसा माध्यम है जहां आइडिया एक्शन में बदलते हैं। ठीक है, आइडियाज जो है वो डिस्कस होते हैं, आइडिया डिस्कस होता है यहाँ पे। ठीक है, उस के ऊपर फिर एक्शन लिया जाता है कि अगर कोई आइडिया बहुत सूटेबल रहता है तो। इसी महीने समाप्त हुआ है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 25 दौरान 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से ज़्यादा समस्याओं पर विद्यार्थियों ने काम किया। जो स्टूडेंट्स आए थे इसमें शामिल होने के लिए, उनके सामने जो है सरकारी विभाग में आ रही 270 से ज़्यादा समस्याओं को रखा गया और उस समस्याओं पर जो है विद्यार्थियों ने काम किया। कुछ ऐसी तकनीक बताई जो कि बहुत उपयोगी हुई। सबसे जो ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया, डिजिटल बैंकिंग, गाँव में डिजिटल बैंकिंग और साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बारे में बताया, फाइनेंशियल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी जो चुनौतियां जो देश को बहुत गंभीर हो रही हैं उनके समाधान हेतु जो है सुझाव दिए। पिछले 7-8 वर्षों में इस आयोजन में 13 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी और 6000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हिस्सा ले चुके हैं और युवाओं ने सैकड़ों प्रॉब्लम्स का सटीक सॉल्यूशन भी दिया है। तो बहुत बड़ा मंच है ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025, जहां पे विद्यार्थी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। आज का जीवन, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आज का जीवन जो है वो टेक ड्रिवन होने के बावजूद, टेक ड्रिवन हो ही गया है, हर चीज़ टेक्निकल हो गई है, हर चीज़ रोबोट की तरह हो गई है, हर चीज़ रोबोट से चलने वाली हो गई है। उसके बावजूद हमारी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही है। किसके साथ? नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ। ठीक है, इसके साथ जो है अपनी संस्कृति को भी पकड़ी हुई है। रिसर्च एवं इनोवेशन के साथ संगीत को जोड़ने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वहाँ पे जो रिसर्च और इनोवेशन होते हैं उसके कुछ प्रोफेसर और छात्रों ने इस इनोवेशन और रिसर्च के जो काम जो चलता है उसके साथ ही संगीत को भी इससे जोड़ने के लिए गीतांजलि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शुरुआत कर दीजिए है, जिसमें क्या है 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, छात्र जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं और ये जो है सामूहिक तौर पर आयोजन किया जाता है इसका। लोग इससे माइंड रिफ्रेश होता है और ये इनको रिसर्च और इनोवेशन में मदद भी करता है, रिसर्च एंड इनोवेशन में इनकी हेल्प करता है।
प्रधानमंत्री जी ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने का उदाहरण देते हुए कहा कि दुबई में रहने वाले कन्नड़ा परिवारों ने अपने बच्चों को अपनी भाषा से अवगत कराने के लिए कन्नड़ा पाठशालाएं चला रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे दुबई में भी जो कन्नड़ परिवार हैं वो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का पता रखने के लिए, मातृभाषा का ज्ञान देने के लिए जो है कन्नड़ पाठशालाएं जो है वो चला रहे हैं। एक ऐसा प्रयास जहां बच्चों को कन्नड़ पढ़ाना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। हर चीज़ यहाँ पे जो है सिखाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जहां चाह वहीं राह इस मुहावरे का उदाहरण देते हुए कहा कि मणिपुर के युवा मोइरांगथेम सेठ ने अपने इलाके की बिजली की समस्या से निपटने के लिए लोकल सॉल्यूशन पर जोर दिया। ये जो मन की बात मंच है, इसके माध्यम से जो अनूठे कार्य करते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये हैं मणिपुर के मोइरांगथेम सेठ हैं, इनके इलाके में बिजली की काफ़ी समस्या थी। उनसे निपटने के लिए इन्होंने क्या है, कुछ सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन उनको किस रूप में मिला? सोलर पावर। अंतिम जो है सोलर पावर सबसे उपयुक्त चीज़ है, कम पैसे में ज़्यादा बिजली की उपलब्धता। उनके इस सोलर पैनल लगाने के अभियान से उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई। सोलर पावर कई घरों में पहुंच गया। उन्होंने सोलर पावर का उपयोग हेल्थ केयर और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए हेल्थ केयर में भी सोलर लगा दिया है इन्होंने। हेल्थ केयर आज के डेट में मणिपुर में कई हेल्थ केयर सिस्टम ऐसे हैं जो सोलर पावर से चल रहे हैं। उनके इस काम से मणिपुर की नारी शक्ति, महिलाओं को, स्थानीय मछुआरों को और कलाकारों को भी मदद मिली है। आज जो भारत सरकार जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी चला रही है। इसके तहत हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। 75 से 80 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की गाथा साझा करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के बारामूला के जेहनपोरा में मौजूद कुछ ऊंचे नीचे टीलों पर आर्कियोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। क्या हुआ, बारामूला के जेहनपोरा में कुछ ऊंचे नीचे टीले थे। लोग उसको नॉर्मल टीले, प्राकृतिक टीले मानते थे, बट आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है इसका साइंटिफिक रिसर्च किया इस पे, तो पता चला ये टीले प्राकृतिक नहीं है, इंसानों द्वारा बनाई गई किसी बड़ी इमारत के अवशेष हैं। और इसका तब पता कैसे चला? कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम में इस जगह का एक पुराना धुंधला सा चित्र मिला, जहां पर बारामूला के उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ रहे थे। यानी ये जो ऊंचे नीचे टीले थे ये प्राचीन विरासत थी हमारी, 3 बौद्ध स्तूप की। यहीं से कश्मीर का गौरवशाली अतीत हमारे सामने आया। करीब 2000 साल पुराना ये इतिहास है। कश्मीर के जेहनपोरा का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है कि कश्मीर का अतीत कितनी समृद्ध थी। यानी कश्मीर में भी बौद्ध धर्म का कितना बड़ा ये था कि वहाँ पे 3 बौद्ध स्तूप बने हुए थे, और जिसको इतने सालों से 2000 सालों से लोग प्राकृतिक चीज़ मान रहे थे, वो इंसान के द्वारा बनाई हुई इमारत के अवशेष थे। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि फिजी जो कंट्री है उसमें भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रचार के लिए एक सराहनीय पहल हो रहा है। क्या हो रहा है? वहाँ की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने फिजी के राकी इलाके में वहाँ के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। फिजी में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। नई पीढ़ी को तमिल भाषा सिखाया जा रहा है वहाँ पे। तमिल सबसे प्राचीन भाषा है भारतीय संस्कृति में। उस दिन बच्चों को खुला मंच मिला तथा बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। देश में भी तमिल भाषा के लिए काफ़ी ये हो रहा है। देश के भीतर तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहे हैं। काशी में चौथा काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ इस बार। यहाँ इस आयोजन ने बच्चों को तमिल भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया। इस वर्ष का थीम क्या था? लर्न तमिल कराकलम, जिसके तहत वाराणसी के 50 से ज़्यादा स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाए गए। बच्चों को तमिल सिखाया गया। जो काशी के बच्चे थे, वाराणसी के बच्चे थे, जो हिंदी भाषी बच्चे थे, उन्होंने तमिल में कविताएं कही, तमिल में अपनी बातें रखी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगले महीने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 2026 में। आज़ादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया।
लेकिन ऐसा है ना कि कुछ दुर्भाग्य से कुछ आज़ादी के अनेकों नायक नायिकाओं को जो है वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने इतना योगदान दिया आज़ादी में, बट उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो बाकियों को मिली, जो प्रसिद्ध हुए। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है उड़ीसा की पार्वती गिरी जी। जनवरी 26 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। इनका चर्चा किया प्रधानमंत्री जी ने। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। आज़ादी के आंदोलन के बाद इन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। कई अनाथालयों की स्थापना की, तो इनकी जन्म शताब्दी जो है वो मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक वेबसाइट बनाया था, अनसंग हीरोज, जिस पर विजिट करके महान विभूतियों के बारे में जान। एक वेबसाइट भी बनी हुई है जो अनसंग हीरोज नाम से वेबसाइट बनी हुई है। उस पर उन आज़ादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की गाथाएं हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको गौरवान्वित महसूस होगा और उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। एक रिसर्च हुआ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ जो है एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं कर रही हैं, काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं। इसकी ये जो है काफ़ी चिंताजनक विषय है। ये विशेषकर होता क्या है, लोग अपनी मर्जी से जो है एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के 2 दवाई खा ली और समझ गए कि अब काम खत्म हो गया अपना, बस। तो यही जो है ये नुकसानदायक हो जा रहा है। एंटीबायोटिक का डोज होता है और वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही खाना चाहिए। तो ये विशेषकर लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक के सेवन के कारण हो रहा है। तो पीएम जी ने सभी से आग्रह किया कि अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। उन्होंने कहा कि मेडिसिन के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो बिना गाइडेंस के कोई मेडिसिन ना लें और बिना किसी डॉक्टर के सलाह के कोई एंटीबायोटिक का उपयोग ना करें। बहुत अच्छा सलाह दिया है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने पारंपरिक कलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के नारसापुरम जिले की लेस क्राफ्ट एक कला है, चर्चा पूरे देश में है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है नरसापुरम लेस को। यह कला कई पीढ़ियों तक महिलाओं द्वारा संरक्षित की गई। आज इसको क्या है, नए रंग रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार और नाबार्ड मिलकर जो है कारीगरों को नए डिजाइन सिखा रहे हैं, बेहतर स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, नए बाजार से उनको जोड़ा जा रहा है। नरसापुरम लेस को जीआई टैग भी मिला हुआ है। आज इससे 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और 250 से ज़्यादा गांव में करीब 1 लाख महिलाओं को इससे काम मिला है, रोजगार मिला है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह मंच, जो कौन सा मंच, मन की बात का जो ये मंच है, ऐसे लोगों को सामने लाता है जो अपने परिश्रम से न सिर्फ पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि इससे स्थानीय लोगों को सशक्त भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे उन लोगों के बारे में भी बताया जाता है जिन्होंने पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाया है, स्थानीय लोगों को सशक्त किया है अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से। इसी के गाथा के कंटिन्यू में मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में मार्गरेट रामथारसियम हैं। उन्होंने अपने प्रयासों से मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट, बांस और लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को एक बड़े विजन के साथ देखा और इसी विजन के कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गए। आज उनकी यूनिट में 50 से ज़्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली समेत कई देश के राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं और एक मार्केट भी डेवलप किया है। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का एक और उदाहरण देते हुए कहा कि सेनापति जिला है वहाँ पे मणिपुर में, वहाँ की रहने वाली चोखोने क्रिचेना ने परंपरागत खेती से जुड़ाव को विस्तार दिया। उन्होंने परंपरागत खेती जो है उसको काफ़ी डेवलप किया। उन्होंने फूलों की खेती को अपना पैशन बना लिया, अपना पैशन बनाया, फूलों की खेती करने लगी वो, और आज वो इस काम से अलग अलग मार्केट को जोड़ रही है और अपने इलाके की लोकल कम्युनिटी को एम्पावर कर रही है। कितना बड़ा काम किया है इन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने देश में होने वाले त्योहारों का जिक्र करते, भारत वैसे भी त्योहारों का देश है, हरदम त्योहार कोई न कोई चलते ही रहता है, तो उन्हीं का जिक्र करते हुए कहा कि इन दिनों कच्छ के रण में रणोत्सव चल रहा है। 23 नवंबर को ही रणोत्सव शुरू हो गया, 20 फरवरी तक चलेगा ये रणोत्सव। काफ़ी सारे आयोजन किए जाते हैं, लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक कला, नृत्य, हस्तशिल्प की विविधता यहाँ पे दिखाई जाती है
और प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया देशवासियों से कि अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर इस उत्सव का में जाएं, वहाँ की विविधता से परिचित हों भारत की। इसके उपरांत महोदय ने फिट इंडिया मूवमेंट की पिछले मन की बात में भी फिट इंडिया मूवमेंट की चर्चा करी थी प्रधानमंत्री जी ने, इस बार भी फिट इंडिया मूवमेंट का चर्चा किया और उन्होंने कहा क्या, व्यायाम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्दी जो है वो व्यायाम करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, तो इसमें जो है अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और व्यायाम करें। आशा है कि अगले साल इसी तरह हम मन की बात कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ेंगे और आगे कंटिन्यू जो है मन की बात जो है अगले महीने फिर इसी तरह अगले साल भी चलते रहेगा। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मन की बात कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। ये प्रधानमंत्री ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, वंदे मातरम और के उद्घोष के साथ मन की बात कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। और ये था इम्पोर्टेंट बिंदुएं जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 129वीं कड़ी में जो है कवर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, काफ़ी पूरे साल के सारांश को रख दिया प्रधानमंत्री जी ने, पूरे साल का जो सारांश था वो घटनाक्रम थी उन सभी को सामने रख दिया। और इसका आप अध्ययन कीजिए, इसके PDF में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।